हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास सब्जेक्ट ज्योग्राफी। हाँ तो बच्चों, हमारा 14वां चैप्टर चल रहा था महासागरीय जल का संचलन, और उसमें हमारा महासागरीय धाराओं के प्रकार वाला चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था। आज हम बात करेंगे प्रमुख महासागरीय धाराओं की। तो देखिए, प्रमुख महासागरीय धाराएँ यानी महासागरों में जल एक स्थान से दूसरे स्थान की तरफ प्रवाहित होता है और उसी में विभिन्न प्रकार की धाराएं बनती हैं। तो देखिए, सबसे पहले प्रमुख महासागरीय धाराएं प्रचलित पवनों, जो हवा चलती है, प्रचलित पवनों और कोरियालिस बल प्रभाव से अत्यधिक प्रभावित होती हैं। महासागरीय धाराओं का जो प्रभाव है वह वायुमंडलीय प्रभाव से मिलता जुलता है। वायुमंडल में जो प्रभाव होता है वायुमंडल का, उसी प्रकार से जो महासागर की जो जल धाराएं, उनका भी प्रभाव उसी तरीके से होता है। मध्य अक्षांशीय क्षेत्रों में महासागरों पर वायु प्रति चक्रवात के रूप में बहती है। महासागरों पर जो वायु है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमती है दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज होती है। दक्षिणी गोलार्ध में यह प्रवाह उत्तरी गोलार्ध की अपेक्षा अधिक स्पष्ट है, क्योंकि दक्षिणी गोलार्ध में ज़्यादातर महासागर हैं, स्थल भाग कम है, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में अधिक स्पष्ट पाया जाता है। महासागरीय धाराएं भी लगभग इसी के अनुरूप प्रवाहित होती हैं। उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में यानी 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश और दक्षिणी अक्षांश यानी उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में वायु प्रवाह मुख्यतः चक्रवात के रूप में होता है, चक्रवात यानी गोलाकार रूप में, और महासागरीय धाराएं भी इसी का अनुसरण करती हैं। मानसून प्रधान क्षेत्रों में, जहाँ पर मानसून की प्रधानता होती है, उनमें मानसून पवनों का जल प्रवाह जल धाराओं के प्रवाह को प्रभावित करता है। मानसूनी पवनें क्या करती हैं कि जल की धाराओं को प्रभावित करती हैं। इसके बाद में निम्न अक्षांशों में बहने वाली गर्म जल धाराएं कोरियालिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध में अपनी बाईं तरफ और दक्षिणी गोलार्ध में अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। तो ये कोरियालिस बल का प्रभाव होता है बच्चों कि उत्तरी गोलार्ध में ये हवाएं अपने बाईं तरफ तथा दक्षिणी गोलार्ध अपने दाईं तरफ मुड़ जाती हैं। महासागरीय जल धाराएं भी वायुमंडलीय प्रवाह की भांति गर्म अक्षांशों में ऊष्मा को स्थानांतरित करती हैं, यानी जो गर्म पानी होता है उन अक्षांशों में ऊष्मा का स्थानांतरित करती हैं। ये आर्कटिक तथा अंटार्कटिक क्षेत्रों की ठंडी जलधाराएं उष्ण कटिबंधीय और विषुवतीय क्षेत्रों की तरफ प्रवाहित होती हैं, जबकि यहाँ की गर्म जलधाराएं ध्रुवों की तरफ जाती हैं। विभिन्न महासागरों की प्रमुख जलधाराओं को मानचित्र 14.3 में दर्शाया गया है। इसके बाद में देखिए बच्चों, एक कार्य दिया गया है कि प्रशांत, अटलांटिक और हिंद महासागर में बहने वाली धाराओं की सूची बनाइए। प्रचलित पवन धाराओं की गति को किस प्रकार प्रभावित करती हैं। चित्र 14.3 में इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, महासागरीय धाराओं के प्रभाव, कि महासागरीय धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है मानव के जीवन में। तो महासागरीय धाराएं मानवीय क्रियाओं को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करती हैं, बहुत तरीके से प्रभावित करती हैं मानव की क्रियाओं को, कार्यों को। कि उष्ण और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर ठंडी जलधाराएं बहती हैं। विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़ करके उनके औसत तापमान अपेक्षाकृत कम होते हैं, व साथ ही दैनिक व वार्षिक तापांतर भी कम होता है। यहाँ कोहरा छा जाता है, ठीक है, यहाँ पर कोहरा छा जाता है विषुवतीय क्षेत्रों को छोड़ करके। यद्यपि ये क्षेत्र प्राय शुष्क यानी सूखे हैं। मध्य व उच्च अक्षांशों में महाद्वीपों के पश्चिमी तटों पर गर्म जलधाराएं बहती हैं, जिसके कारण वहाँ एक अलग अनूठी जलवायु पाई जाती है, एक अलग प्रकार की विशेष प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु अपेक्षाकृत कम गर्म और शीत ऋतु अपेक्षाकृत मृदु यानी कमजोर होती है। यहाँ वार्षिक तापांतर यानी एक साल का तापांतर, तापमान में अंतर, अधिकतम और उच्चतम न्यूनतम, वो क्या है, कम होता है। यहाँ उष्ण व उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में गर्म जलधाराएं महाद्वीपों के पूर्वी तटों की, यानी जो उष्ण उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में जो गर्म पानी की जलधाराएं वो महाद्वीपों के पूर्वी तटों की समानांतर बहती हैं। यही इसी कारण यहाँ जलवायु क्या है, गर्म और आर्द्र वर्षाकारक होती है। ये क्षेत्र उपोष्ण कटिबंध के
प्रतिचक्रवातीय क्षेत्रों के पश्चिमी किनारों पर स्थित है, जहां गर्म व ठंडी जलधाराएं आकर के मिलती हैं, आपस में मिल जाती हैं। वहाँ ऑक्सीजन की आपूर्ति प्लैंकटन बढ़ोतरी में सहायक होती है। प्लैंकटन का मतलब होता है, ये एक मछली का भोजन होता है बच्चों, जो मछली ज़्यादातर खाती हैं, जो मछलियों का प्रमुख भोजन है। संसार के प्रमुख मत्स्य क्षेत्र इन्हीं क्षेत्रों, जहाँ गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं। संसार के प्रमुख मत्स्य यानी मछली वाले क्षेत्र हैं इन्हीं क्षेत्रों में, जहाँ पर गर्म व ठंडी जलधाराएं मिलती हैं, उनमें पाए जाते हैं। इसके बाद देखिए अभ्यास प्रश्न है बच्चों, कुछ इसमें दे रखा है कि पहला क्वेश्चन है, महासागरीय जल की ऊपर एवं नीचे गति किससे संबंधित है? तो महासागरीय तरंगों यानी लहरों से संबंधित है। दूसरा क्वेश्चन है, बृहद ज्वार आने का क्या कारण है? तो बृहद यानी बड़ा ज्वार कब आता है? कि जब सूर्य और चंद्रमा का पृथ्वी पर एक ही दिशा में गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो उससे बृहद ज्वार आता है। तीसरा क्वेश्चन, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी कब होती है? वो उपभू में होती है। क्या होती है? उपभू कहलाती है वो। इसके बाद में पृथ्वी उपसौर की स्थिति कब होती है? पृथ्वी की जो उपसौर की स्थिति, देखिए उपसौर का मतलब होता है नज़दीक, और नज़दीक होती है जनवरी में। जुलाई में नहीं होती है, जनवरी में होती है नज़दीक, 3 जनवरी को। इसके बाद में अगला क्वेश्चन ये दे रखे हैं, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें तरंगें क्या है? महासागरीय तरंगें ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करती हैं? ज्वार भाटा क्या है? ज्वार भाटा उत्पन्न होने के क्या कारण हैं? ज्वार भाटा नौ संचालन से कैसे संबंधित है? जल धाराएँ तापमान कैसे प्रभावित करती हैं? और जल धाराएँ कैसे उत्पन्न होती हैं? ये सारे क्वेश्चन हम करा चुके हैं, बाकी के आज हम भेज देंगे बच्चों। आज का ये हमारा टॉपिक क्लियर हो गया, यानी पाठ कंप्लीट हो चुका है हमारा 14वां चैप्टर। इसके बाद में खंड इकाई 6वीं पृथ्वी पर जीवन, वो हम अगले पाठ में पढ़ेंगे, 15 पाठ में। आज के लिए धन्यवाद।